गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विपुल बजट 2021 में इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में आपका स्वागत करता हूं। तो सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट के अंदर जो चेंजेस आए हैं बजट के में, उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं, देख रहे होंगे आप, सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट। तो ये चेंजेस अमेंडमेंट आएंगे, वो कब से आएंगे? तो इसके लिए एक नोट ऊपर लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट कैरिड आउट इन फाइनेंस बिल will come into effect from the date when the same will be notified as far as possible and concurrently with the corresponding amendment to the similar act passed by the states and the union territory with the legislation। तो आइए, सबसे पहला अमेंडमेंट जो है, आप देख रहे होंगे टेबुलर फॉर्म में आपके अमेंडमेंट है और राइट साइड में आपके फाइनेंस बिल के जो क्लॉजेज हैं वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अमेंडमेंट है वो है एक न्यू क्लॉज डबल ए इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7, जो सप्लाई का जो डिफिनेशन है उसमें इंसर्ट किया गया है। और ये जो डिफिनेशन है जो विद रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब आप जब से जीएसटी एक्ट आया था 1 जुलाई 2017, तब से ये इफेक्ट में आएगा। तो कहने का मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली नहीं। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब ये जो डिफिनेशन जो चेंज हो रहा है रेट्रोस्पेक्टिवली पहले से आएगा। सो टू इंश्योर लेवी ऑफ द टैक्स ऑन द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज बाय एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट और वाइस वर्सा फॉर कैश डिफर पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो यहाँ देखिए हमने डबल ए जो है न्यू क्लॉज डबल ए इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी में इंसर्ट किया है। इस सेक्शन को अगर हम रीड आउट करें कि अब फाइनेंस बिल के जो क्लॉज है, रेलेवेंट क्लॉज, उसमें आप चेक कर सकते हैं। इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट और वाइस वर्सा फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। इसका मतलब क्लब और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए ये क्लॉज लाया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज जो लाया गया है, इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of the court, tribunal or authority, the person and its member or constituent shall be deemed to be two separate persons and the supply of the activities or transaction inter se shall be deemed to take place from one such person to another। इसका इफेक्ट ये है कि जो सेक्शन 7(1) है, जो और सप्लाई का डेफिनेशन, उसके जो स्कोप है, स्कोप को इनहांस किया गया है इसमें, और इंक्लूड एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। ठीक है, अपने मेंबर्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट को और वाइस वर्सा देता है, तो वो भी सप्लाई के डिफिनेशन के अंदर आएगा। तो इसका इंपैक्ट क्या है? तो ये क्लॉज जो है इंक्लूड कर रहा है सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज बाय क्लब्स और एसोसिएशंस to its members and that too retrospectively। retrospectively मतलब from the applicability of the GST Act, that is 1st July 2017 for cash, deferred payment और other valuable consideration। देखिए ये जो इंक्लूजन किया गया है, ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड अदर्स वर्सेस कोलकाता क्लब लिमिटेड, उसको ओवरराइड करते हुए किया गया है, उसको हटा दिया गया है। उस जजमेंट का जो इंपैक्ट था उसको हटा दिया गया है। जैसे कि सर्विस टैक्स रिजीम में क्या होता था कि जहां पर इसमें हेल्ड किया गया था, इस जजमेंट में 2019 में का था, that there cannot be sale of the goods or the provision of services between the unincorporated private club or association and its members owing to the principle of the mutuality which treats such club or association and its member as the same person। इस जजमेंट में किया गया था कि क्लब और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और उसके मेंबर्स जो हैं, अगर एक दूसरे को सर्विस एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो सेम पर्सन ट्रीट किए जाएंगे और उस पर एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी सर्विस टैक्स की। तो अब
इसको इसको देखते हुए क्लब और एसोसिएशन अपने मेंबर को सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो या फिर उनसे ले रहे हैं, तो वो सर्विस जीएसटी रिजीम में नहीं आता था। लेकिन इस चेंजेस के कारण अब कोई भी क्लब और एसोसिएशन पर्सन अपने मेंबर को, या मेंबर है जो क्लब एसोसिएशन पर्सन को अगर कोई सर्विसेज दे रही है, ठीक है, गुड्स सप्लाई करिए, तो वो सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा। तो इससे स्कोप जो जीएसटी एक्ट का है, जीएसटी का है, वो स्कोप बढ़ा है। सेकेंड अमेंडमेंट आइए आपका। सेकेंड अमेंडमेंट है एक न्यू क्लॉज डबल ए टू सबसेक्शन 2 of section 16 of the CGST Act is being inserted. Provide input tax credit on invoice or debit note may be availed only when the details of such invoice or debit note have been furnished by the supplier in the statement of the authorized suppliers, जैसे GSTR 1, and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note. तो ये एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। ये सेक्शन क्या कहता है? एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन है फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो कुछ एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन है, उसमें एक नया कंडीशन क्या जोड़ा गया है? डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट referred to in clause A has been furnished by the supplier in the statement of outward suppliers, and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37. This amendment seeks to insert a new subclause AA after section 16 subsection 2 clause A of the CGST Act to provide that input tax credit on invoice or debit note may be availed. कब अवेल किया जाएगा? Only when the details of such invoice or debit note have been furnished by the supplier in the statement of the outward supplies, that is the GSTR 1, as specified in section 37 of the CGST Act, and such details have been communicated to the recipient of the such invoice or debit note. आइए इसके इम्पैक्ट को और समझते हैं कि one more condition is added for determining the eligibility of the ITC. जो अदर कंडीशन है उसमें एक कंडीशन और ऐड किया गया। क्या है कंडीशन? इसे कि ITC would not be available to the recipient if the details of the such invoice or debit note has been not furnished by the supplier in GSTR 1 or using IFF. तो इसमें अगर GSTR 1 में अगर वो नहीं फर्निश करता है तो आपको उसका ITC नहीं मिलेगा। In this regard, it is important to note that rule जो है, एक रूल था है 36 सब रूल 4 of the CGST rules 2017 was recently amended by notification number 94/2020 dated 22nd December 2020 with effect from 1st January 2021 to restrict the ITC to 5% in respect of the invoice or debit note furnished by the supplier in GSTR 1. अगर GSTR इसमें अभी दिसंबर 2020 में एक नोटिफिकेशन आया था, इसमें कहा गया था कि ITC अगर आपका 5% तक आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो 5% तक वेरिएशन है जो आपको अलाउ है। वहां तक आप जैसे 100 रुपीज का ITC है आपका, 95 मतलब अगर वो अगर 100 रुपए का और उसमें 95 शो हो रहा है तो यहां तक वेरिएशन आप 100 तक ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वेरिएशन पर आप नहीं ले सकते। जितना आपको शो हो रहा है उतना ही लेना होगा। Therefore, this amendment seems to be providing a statutory backing in much debated under Rule 36, Rule 4 of the CGST rules. तो बहुत ही जरूरी है कि GSTR 1 में आपको वो फाइल करना ही करना है, कोई वेरिएंसेस जो है वो अलाउ नहीं होगा। But even pre-GST legal jurisprudence support the view that as long as the purchasing dealer has taken all the steps required for being
eligible for ITC, he could not be expected to keep track of the whether the selling dealer has in fact deposited the tax collected with the government or has lawfully adjusted it against his outward tax liability. ये Arise India Limited and Commissioner of the Trade and Taxes Delhi and others के केसेस में था. तो SLP filed by the Revenue has been dismissed with the no discussion on merit by the Honorable Supreme Court in a special leave to appeal था. Thus this provision is still prone to litigation. तो इसमें अभी भी litigation के chances हैं. Next amendment आप देखेंगे, subsection 5 of section 35 of the CGST Act omit हुआ है. So as to remove the mandatory requirement of getting annual accounts, audit and reconciliation statement submitted by a specified professional. तो ये एक सेक्शन है 35(5) जिसमें जीएसटी ऑडिट की रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी. तो जीएसटी ऑडिट का जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था उसको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है. तो इसका पर्पस यही है कि ये remove the mandatory requirement of the getting annual accounts audited by a specified professional, a chartered accountant or cost accountant, and reconciliation statement to be submitted for registered person whose turnover during a financial year exceed the prescribed limit, which is 2 crore for financial year 2018-19 and 5 crore for financial year 2019-20. तो इसके omit कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है जीएसटी रिक्वायरमेंट्स के अंदर. नेक्स्ट अमेंडमेंट आप देख रहे हैं सेक्शन 44 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड सो एज टू रिमूव द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्निशिंग ए reconciliation statement duly audited by the specified professional and to provide for filing annual return on self certification basis. It further provide for the commissioner to exempt a class of the taxpayer from the requirement of the filing the annual return. तो ये सेक्शन 44 जो है 44 में अमेंडमेंट ला गया है. तो इस अमेंडमेंट में यह है कि सेक्शन 44 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सो एज टू रिमूव द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट GSTR 9C duly audited by the practicing chartered accountant, cost accountant, and to provide for filing of the annual return GSTR 9 on self certification basis. किसके बेसिस पर? सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पर आपको फाइल कर देना है विद द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. तो आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट यहां से हटा दी गई थी पिछले सेक्शन में 35 में सबसेक्शन 5 में. तो यहां से भी वो हटा दिया गया है. आपको एनुअल रिटर्न जो फाइल करना है वो सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे फाइल करना है. Reconciling the value of the supply declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial statement for every financial year electronically within such time and manner form in such manner as may be prescribed. तो आपको audited एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिकंसाइल करके सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आपको एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और जो रिकंसिलिएशन था जीएसटीआर 9 से आपको फाइल करना है. फर्दर इट इज आल्सो प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर मे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल मे एग्जिम्ट ए क्लास ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम द फाइलिंग द एनुअल रिटर्न. तो यहाँ पर responsibility of the reconciliation has been कहां शिफ्ट किया गया है? shifted to the taxpayer now. पहले किस पर था? जीएसटी ऑडिटर्स रिकंसिलिएशन को सर्टिफाई करता था. अब टैक्स पेयर ही उसको सर्टिफाई मतलब फाइल करेगा सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे. नेक्स्ट अमेंडमेंट आइए. सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट amended retrospectively to substitute the proviso to subsection 1 so as to charge interest on net cash liability with effect from 1st July 2017. ये बहुत ही awaited amendment जो है इसका.
So proviso to section 50 subsection 1, the following provisos shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from, ये कैसे कब से है, रेट्रोस्पेक्टिवली है। पहले क्या था, आपको ग्रॉस बेसिस पर, आप नेट बेसिस पे नहीं, मतलब ये पेनल्टी जो इंपोज होती थी आपका ग्रॉस बेसिस पे इंपोज हो जाती थी, तो यहाँ पर अब नेट बेसिस से और इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट कर दिया गया है। सपोज मान लीजिए आपका जो इंटरेस्ट जो है, मान लीजिए आपने आपका जो आपने ऑटवार्ड सप्लाईज में आप जो दिखला रहे हैं, जितना भी सेल दिखाया आपने, तो आईटीसी आपका पड़ा हुआ है, तो आप ऑटवार्ड सप्लाई में जितना भी आप सेल दिखाते हैं, रिसिप्ट दिखाते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट इंपोज किया जाता था ग्रॉस बेसिस पे। तो बाद में उसको अमेंडमेंट किया गया, उसको अब नेट बेसिस पे, अब मतलब क्या, आईटीसी के एडजस्टमेंट के बाद जो आपका नेट बेसिस, जो नेट बच रहा है आपका कैश लेजर में, उतने पे आपको इंटरेस्ट इंपोज किया जाएगा। Provided that interest on the tax payable in respect of the supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provision of section 39, except where such return is the furnished after commencement of any proceeding under section 73 or 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger। आइए इस अमेंडमेंट को हम लोग समझते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट है सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, जो प्रोविजो है उसको, सो एज टू चार्ज इंटरेस्ट ओनली ऑन द नेट कैश लायबिलिटी। किस पर? नेट कैश लायबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट देना है। दिस अमेंडमेंट शैल इफेक्ट फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली जैसे आपको पहले से जो है, क्योंकि अभी काफी लिटिगेशन आएंगे जीएसटी में, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली आप इसको 1 जुलाई 2017 से ये अमेंडमेंट इफेक्ट में आ जाएगा। तो इसका डिस्पाइट द 39th जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन इन प्लेस विद रिगार्ड टू इंपोजिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिवली ऑन नेट टैक्स लायबिलिटी, 39 काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें कहा गया था कि नेट टैक्स लायबिलिटी के बेसिस पे द गवर्नमेंट स्टिल chose to appoint 1st September 2020 as the date when the provisions to section 50 subsection 1 of the CGST was made effective। क्या था उसमें? 1st September 2020 से वो कर रही थी। तो the press release and the instruction were issued to the clarify for the recovery of the interest on net cash tax liability with effect from the 1st July 2017, but still litigation were seen। With this retrospective amendment, the issue will now finally settle, क्योंकि आपका जो अब जो इंटरेस्ट जो इंपोज किया जाएगा आपका, वो नेट टैक्स लायबिलिटी के बेसिस पे, नेट कैश बेसिस के बेसिस पे आपको इंपोज किया जाएगा, उस पे लगाया जाएगा, और ये रेट्रोस्पेक्टिवली होगा, ना कि 1 सितंबर 2020 से होगा ये एप्लीकेबल। नेक्स्ट अमेंडमेंट, section 74 of the CGST Act is amended to make seizure and confiscation of the goods and conveyance in transit a separate proceeding from recovery of the tax। तो इस सेक्शन 74 में अमेंडमेंट किया गया है, डिटरमिनेशन ऑफ द टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड और erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized by reason of the fraud or any willful misstatement or suppression of the facts। तो इस अमेंडमेंट से क्या होगा? सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 to make seizure section 129 and confiscation proceeding section 130 of the goods and conveyance is in transit is separate proceeding from recovery of the tax। मतलब कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग, मतलब 73 और 74 का जो प्रोसीडिंग है, बिल नो बिल मीन मतलब कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 122 एंड 125, बट नोट द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 129 एंड 130। नेक्स्ट चेंजेस,
An explanation to subsection 12 of the section 75 of the CGST Act is inserted. Point number 7. That clarified that self-certification tax shall include the tax payable in respect of outward supplies, the details of the which have been furnished under section 37 but not included in the return furnished under section 39. क्या है? अमेंडमेंट नंबर 7 है. एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया है. क्या कह रहा है इस एक्सप्लेनेशन? देखिए, इसको समझिएगा. क्या क्लेरिफाई करता है कि सेल्फ असेस टैक्स शैल इंक्लूड tax payable in respect of the outward supply furnished in the GSTR 1 but not included in the return furnished in GSTR 3B. GSTR 3B में इंक्लूड नहीं है और GSTR 1 में आपने फाइल कर दिया है, तो ये सेल्फ असेस टैक्स मतलब जो डिफरेंस है वो सेल्फ असेस टैक्स के रूप में आपको पे करना होगा, ट्रीटेड एज ए सेल्फ असेस टैक्स. तो यहाँ आपकी कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो यहाँ पर आपको एज ए ट्रीटेड एज ए सेल्फ असेस टैक्स मतलब असेस टैक्स हो गया. द एम्बिट ऑफ द सेल्फ असेस टैक्स का जो स्कोप है, एम्बिट है, उसको प्रपोज टू बी वाइडेन, मीनिंग देयरबाय दैट नाउ रिकवरी कैन बी इनिशिएटेड बाय द ऑफिसर इवन फॉर द आउटवर्ड सप्लाई लायबिलिटी शोन इन द GSTR 1 फाइल अंडर सेक्शन 37. 37 में अगर GSTR 1 में अगर उसने फाइल किया है तो उसके बेसिस पे आपका आउटवर्ड सप्लाई लायबिलिटी डिटरमाइन हो जाएगा और जो डिफरेंस है वो आपको सेल्फ असेस टैक्स में के डिफिनेशन में आएगा और सेल्फ असेस टैक्स के रूप में पे करना होगा आपको. नेक्स्ट है सेक्शन 83 ऑफ द CGST Act has been amended to provide that provisional attachment shall remain valid for the entire period stating from the initiation of any proceeding under chapter 12, chapter 14 or chapter 15 till the expiry of the period of the 1 year from the date of the order made thereunder. Amendment number 8. ये कहता है आपका कि provisional attachment made to any property including bank account belonging to a taxable person or any person specified in section 122 clause 1A of the CGST Act, that is a person who caused to be commit a specified offences and retains the benefit arising out of the such offences shall remain valid for the entire period stating from the initiation of the any proceeding under chapter 12 assessment, chapter 14 inspection, search, seizure and arrest, or chapter 15 demand and recovery till the expiry of the period of 1 year from the date of the provisional order made under section 87 subsection 1 of the CGST Act. Next amendment, a proviso to subsection 6 of the section 107 of the CGST Act is the being inserted, provide that no appeal shall be filed against an order made under subsection 3 of section 129 unless a sum equal to 25% of the penalty has been paid by the appellant. तो यहाँ पर आपका यह है कि an appeal against orders passed in section 129 subsection 3 of the CGST, that is the form MOB09, cannot be filed unless 25% of the penalty has been paid by the appellant. Pre-deposit मतलब कहने का मतलब आपको pre-deposit requirement prior to this amendment was only to the extent of 10% of the disputed amount था tax liability का, which is now proposed to be 25% of the penalty amount in case of detention and seizure of the conveyance and goods during the transit. अगर आपको detention हो जाता है, अगर अपील में जाना चाहते हैं, आपको 25% आपको पहले जमा कराना पड़ेगा जो भी आपका है पेनल्टी जितना भी इम्पोज किया जा रहा है. पहले कितना था? 10% था. नेक्स्ट अमेंडमेंट, section 129 of the CGST Act is being amended to de-link the proceeding under this section relating to detention, seizure and release of the goods and conveyances in transit from the proceeding under section 130 relating to confiscation of the goods or conveyances and levy of the penalty. Section 129 में amendment हुआ
तो ये क्या कर रहा है कि इंक्रीज द पेमेंट ऑफ द पेनल्टी। पहले क्या था, ये पेनल्टी एंड टैक्स फ्रॉम 100% था, उसको 200% तक इसको इंक्रीज कर दिया गया है इसमें, फॉर रिलीजिंग द डिटेन और सीज गुड्स एंड कन्वेंसेस। प्रीवियसली टैक्स एंड पेनल्टी जो था इक्वल टू 100% बेयर टू बी पेड फॉर द रिलीज। कोई डिटेन या सीज गुड्स या कन्वेंसेस तो 100% आपको पे करना होता था। अब उसकी लिमिट क्या कर दी गई है, 200% कर दी गई है। टैक्स और पेनल्टी की लिमिट कितना कर दी गई है, 200% की कर दी गई है। नेक्स्ट अमेंडमेंट 129 सेक्शन 130 is amended to delink the proceeding under this section relating to confiscation of the goods or conveyances and levy of penalty from the proceeding under section 129 relating to the detention, seizure and release of the goods and conveyances in transit. तो 6 to change option of the, देखिए सेक्शन 129 में काफी चेंजेस कर दिए गए हैं। सेक्शन 129 में अगर हमको रिलीज करना है डिटेन एंड सीजर ऑफ गुड्स एंड कन्वेंसेस तो पेनल्टी कितनी हो जाएगी, 100 से 200% है। सेकेंड, चेंज ऑप्शन फॉर द रिलीज ऑफ द डिटेन और सीज गुड्स एंड कन्वेंसेस फॉर टैक्सेबल गुड्स वेयर ऑनर डज नॉट कम फॉरवर्ड। पेनल्टी जहां नहीं आता ऑनर, वहां पर पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड, जो दोनों में हायर है। उसके बाद कहा गया है कि goods seized shall not be released on the provisional basis upon execution of the bond and furnishing of the security in such manner and the such quantum। मतलब करने का मतलब कि penalty imposed by the officer will have to paid on the cash, उसको पे करना ही होगा by the taxpayer। नेक्स्ट है कि टाइम लिमिट ऑफ द 7 days नोटिस ऑफ सच डिटेंशन और सीजर स्पेसिफाइंग द पेनल्टी पेबल बाय इशुएंस ऑफ MOB 07 and for passing an order in MOB 09 within a period of 7 days from the date of the service of such MOB 07 under section 129 clause A, B of the CGST Act। Next, section 129, no penalty shall be determined without opportunity of the hearing where penalty is payable on detention or seizure of the goods and conveyances. It is been noted that tax and interest shall not be demanded after the amendment in the law for release of the goods and conveyances। तो ये 129 में चेंजेस सारे पेनल्टी प्रोविजन में हुए हैं। सेक्शन 130 में आप देखेंगे कि डीलिंक किया गया प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन रिलेटिंग टू कॉन्फिस्केशन ऑफ द गुड और कन्वेंसेस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी फ्रॉम द प्रोसीडिंग अंडर 129 रिलेटिंग टू डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ द गुड्स एंड कन्वेंसेस इन ट्रांजिट। उसे डीलिंक किया गया है, कहने का मतलब dealing the proceeding under that section relating to the confiscation of the goods or conveyances and levy of the penalty from the proceeding under section 129 to the CGST Act relating to the detention, seizure and release of goods and conveyances in the transit। Next, section 151 of the CGST Act is being substituted to empower jurisdictional commissioner to call for information from any person relating to any matter dealt with in connection with the act। Next, section 152 being amended so as to provide that no information obtained under section 150 and 151 shall be used for the purpose of any proceeding under the act without giving an opportunity of being heard to the person concerned। तो opportunity of being heard आपको दिया जाएगा। Next, section 168 amended to enable the jurisdictional commissioner to execute power under section 151 to call for information, and consequent to the amendment in section 7 of the CGST Act, para 7 of the schedule 2 of the CGST Act is being omitted retrospectively with effect from 1st July 2017। तो ये जो आपका सेक्शन 7 में पैरा नंबर 7 अब शेड्यूल 2 है, उसको
ऑमिट कर दिया गया है 1 जुलाई 2017 से। तो इसका इम्पैक्ट ये है, कॉन्स्टिट्यूशन टू इंसर्शन ऑफ द सब क्लॉज जो डबल ए सेक्शन इंसर्ट किया गया था सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में इंसर्ट किया गया है, तो उसके कारण ये क्या जो है पैरा 7 ऑफ द शेड्यूल 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इसे ऑमिट कर दिया गया है, जहां पर आपको सप्लाई ऑफ द गुड्स बाय एनी अनइनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन or have or body of the person to a member for cash, deferred payment or other valuable consideration है तो treated as a separate person and scope of the supply is enlarged by inserting this provision। तो यहाँ से वहाँ amendment को हटा दिया गया है, इसलिए therefore supply of the goods by any unincorporated association or body of person to a member for cash, deferred payment, other valuable consideration will be treated as the supply of the goods, clearly mentioned here। This deletion was made to the clarify that there is the levy of the taxes on activities or transaction or supply of goods or services on both by any person other than individual, member or constituent or vice versa for cash or deferred payment or other valuation condition, valuable consideration, or this amendment will shall take effect retrospectively from 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 से ये अमेंडमेंट लाए गए हैं। अब है आईजीएसटी एक्ट में आप देख रहे होंगे सेक्शन 16 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट is amended so as to zero rate of the supply of the goods or services to SAGE developer or SAGE unit only when the said supply is the for authorized operation, and restrict the zero rate supply on payment of the IGST only to notified class of the taxpayer or notified supplier of the goods or services, and link the foreign exchange remittance in case of the export of goods with refund। तो ये यहाँ पर अमेंडमेंट आईजीएसटी एक्ट में है, जिसका पर्पस ये है कि जीरो रेट सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज टू सेज डेवलपर और सेज यूनिट ओनली व्हेन द सेड सप्लाई इज फॉर द ऑथराइज्ड ऑपरेशन। पहला क्या है, आपका ऑथराइज ऑपरेशन के लिए हो तभी आपको ये जीरो रेट सप्लाई में के आएगा। And second, restrict the zero rate supply on the payment of the integrated tax only to a notified class of the taxpayer or notified supplier of the goods or services. And third, link non-realization of the sale proceeds of the goods exported liable for the refund so received along with the interest within 30 days after expiry of the specified time limit prescribed under FEMA for receipt of the sale proceed। तो क्या यहाँ कर दिया गया, लिंक नॉन रियलाइजेशन, अगर आपको कोई अगर एक्सपोर्ट रियलाइजेशन नहीं हो हुआ है तो आपको विद इन 30 डेज में क्या करना है, आपको उसको रिफंड कर देना है, जो भी सो रिसीव अलोंग विद द इंटरेस्ट विद इन द 30 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट जो फेमा के अंदर है उसमें के अंदर आपको फिर रिफंड कर देना है। तो कमेंट्स में इसके देख लीजिए कि नाउ ओनली नोटिफाइड क्लास ऑफ द टैक्स पेयर और नोटिफाइड क्लास ऑफ द गुड्स और सर्विसेज विल बी eligible for the claiming refund of the IGST paid on the zero rated supply. Unlike present provision allow both the option to all persons subject to rule 96 rule 10 of the CGST rule. The other option left will be claim refund of the unutilized ITC। तो ये हमारा जीएसटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट था जो बजट 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के सामने रखा है। और ये जब नोटिफाइड इसका जो इफेक्टिव डेट होंगे, जो नोटिफाइड डेट होंगे नोटिफिकेशन आएगा उससे हम इफेक्ट में हम इसको लेंगे, और जो प्रिस्क्राइब डेट अगर रेट्रोस्पेक्टिवली है तो रेट्रोस्पेक्टिवली लेंगे, लेकिन आफ्टर नोटिफिकेशन केम इनटू इफेक्ट। थैंक यू सो मच।